हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज मैं क्लास 10th की एसएसटी की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर में किस बारे में बात की गई है। चैप्टर का नेम है पावर शेयरिंग, तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि पावर को शेयर करने के बारे में बात होगी। पावर को शेयर किसके बीच में करना है। किसी भी कंट्रीज में वहां के जो लोग होते हैं उनके बीच में पावर को शेयर करना। स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेसी का इसेंशियल फीचर होता है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहां पर पावर शेयरिंग होनी चाहिए या वहां पर पावर शेयरिंग होगी। पावर शेयरिंग अगर नहीं है तो वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग भी है। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पर पावर शेयरिंग भी होगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर बताया गया है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, पावर शेयरिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यहां पर दो कंट्रीज के एग्जाम्पल लेकर इसको डिस्कस किया गया है। कोई स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री में बहुत सारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे रीजन के लोग रहते हैं। इससे हर कंट्रीज में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। उनके बीच में पावर शेयरिंग किस तरीके से की जानी चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दो कंट्रीज के एग्जाम्पल लिए गए हैं। नंबर 1 बेल्जियम और नंबर 2 श्रीलंका। बेल्जियम के बारे में आपको मालूम है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड के पास में है। और श्रीलंका हमारी कंट्री भारत के साउथ में, आपको मालूम है इस बारे में। अब यहाँ पर हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखेंगे कि वहाँ पर क्या एथनिक कंपोजिशन है, वहाँ पर पॉपुलेशन किस तरीके से है और उनके बीच में क्या क्या इशू आए और उन इशू कैसे सॉल्व किया गया। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेल्जियम से। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो अगर हम एरिया में देखें तो हरियाणा के जैसी है, एरिया में हरियाणा के बराबर ही है। इसकी अगर हम देखें, इसकी बाउंड्रीज किसके साथ में शेयर करता है, तो ये बाउंड्री शेयर करेगा। इसकी जो बाउंड्रीज हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ में अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एथनिक कंपोजिशन देखें, तो एथनिक कंपोजिशन हमें दो पार्ट में देखना होगा। एक तो इसका कैपिटल में, जो इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स, वहां पर इसका क्या कंपोजिशन था, एथनिक कंपोजिशन क्या था, और बाकी कंट्री में क्या एथनिक कंपोजिशन था। तो अगर हम देखें, एक तरफ हम कंट्री के बारे में देखते हैं और एक तरफ इसकी कैपिटल के बारे में देखते हैं। कैपिटल जो कि ब्रसेल्स थी। तो अगर हम कंट्री की बात करें, पूरी कंट्री में जो हमारा 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और ये बोलते हैं डच लैंग्वेज। 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं और ये बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। जो 1% है, रिमेनिंग 1%, वो जर्मन है
या वो जर्मनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे डच है वो मेजोरिटी में है और जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है और जर्मनी भी माइनॉरिटी में है, लेकिन मेन अगर हम देखें तो डच यहाँ पर मेजोरिटी में है और फ्रेंच यहाँ पर माइनॉरिटी में है। अब हम इसके इसके कैपिटल में एथनिक कंपोजिशन देखते हैं कि कैपिटल में क्या था। वहां पर हमें बिल्कुल इससे अपोजिट एक फिगर देखने को मिलती है। वो क्या है, अगर हम कैपिटल में देखें तो वहां पर 60% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले हैं। तो देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि जो डच हैं वो कंट्री में, बाकी कंट्री में, पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है, लेकिन वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है। और कंट्री में जो माइनॉरिटी में है फ्रेंच, वो हमारे कैपिटल में ब्रसेल्स में वो मेजोरिटी में। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो यहां पर जो माइनॉरिटी में है फ्रेंच, ठीक है, वो यहां पर मेजोरिटी में है। और बेल्जियम में ये ज्यादा रिचेस्ट कम्युनिटी थी, ज्यादा पावरफुल कम्युनिटी थी। जो भी वहां पे डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट का बेनिफिट्स सबसे ज्यादा फ्रेंच को मिला, उसके बाद में डच को मिला। डच को बाद में मिला, फ्रेंच को पहले मिला। तो फ्रेंच जो है वो काफी डेवलप होते चले गए और जब जो डेवलप हो जाता है फिर वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो यहां पर अगर डच अपने को मेजोरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो कैपिटल को कंप्रोमाइज करना होगा। और अगर फ्रेंच यहां पर फ्रेंच अगर यहां पर माइनॉरिटी में है और यहां पर मेजोरिटी में है, इसी तरीके से अगर कैपिटल में ये अपनी मेजोरिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो बाकी कंट्री में ही माइनॉरिटी में। तो ये टसल थी इन दोनों के बीच में, जहां पर हर जगह झगड़े थे। तो ये झगड़े कंट्री में भी थे और ये झगड़े इनकी कैपिटल ब्रसेल्स में थे, लेकिन ब्रसेल्स में ये झगड़े ज्यादा हो रहे थे। इनको ब्रसेल्स ने कैसे सॉल्व किया इसके बारे में आगे देखेंगे। अब इसके साथ ही दूसरी कंट्री के बारे में बात करते हैं, श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। देखिए श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है और ये इंडिया के साउथ में, ये इंडिया के साउथ में है। ये हमारे इंडिया के साउथ में है और ये 1948 में इंडिपेंडेंट नेशन बना। 1948 में ये इंडिपेंडेंट नेशन बना। अब इसकी पॉपुलेशन देखें, इसका भी अपनी कंपोजिशन देखें क्या है। तो इसका एथनिक कंपोजिशन देखें। देखिए इसके जो नेटिव हैं उनको बोलते हैं सिंगलीज। सिंगलीज वहां के नेटिव हैं, क्योंकि श्रीलंका को सिंगल द्वीप भी पहले कहा जाता था। तो यहाँ के जो नेटिव हैं, जो यहाँ के रहने वाले, उनको सिंगलीज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सिंगला स्पीकर है या जो सिंगलीज हैं वो है 74%। इसके साथ में तमिल स्पीकर 18%, जिसमें हमारे श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल दोनों ही हैं। इसके साथ में जो
क्रिश्चियन हैं, वो 7% है। क्रिश्चियन 7% है, जिसमें बाकी सब लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये बाकी सब लोग हैं जिसमें। क्रिश्चियंस। देखिए, अब अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो मेनली वहाँ का जो धर्म है वो बुद्धिज्म है, और बुद्धिज्म को वो लोग फॉलो करते हैं। इसके साथ में वहाँ पर इंडियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। श्रीलंका ने 1956 में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन किए जिससे हर जगह सिंगलीज को प्रेफरेंस मिले। सिंगलीज को प्रेफरेंस मिले स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, हर जगह सिंगलीज और उनकी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया। तब जब 1956 में श्रीलंका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस किए। उन प्रोविजंस में क्या हुआ कि जो वहां पर बुद्धिज्म है उसको मेन रिलीजन मानकर उसको प्रमोट करने की बात की गई, कि जो मेन रिलीजन है वो बुद्धिज्म होगा और बुद्धिज्म को प्रमोट करने की बात की गई। इसके साथ में जो बुद्धिज्म रिलीजन promoted declared Sinhalese as only ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए यहां पर सिंगलिश को इन्होंने केवल ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली, मतलब केवल सिंगलिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। अब इसमें क्या हुआ कि जो तमिल है उनकी जो लैंग्वेज है उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी लोग हैं, जो श्रीलंकन तमिल हैं, इंडियन तमिल हैं, उनके अंदर एलिनेशन की फीलिंग आने लगी कि हमें तो यहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हमको नहीं दिए जा रहे हैं। हर जगह यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में जो पॉलिसीज हैं उन सब जगह जो सिंगलीज हैं, बुद्धिज्म हैं, उन्हीं को आगे प्रमोट किया जा रहा है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उनके अंदर धीरे धीरे अलगाव की बात आने लगी, एलिनेशन की बात आने लगी, और वो गवर्नमेंट से दूर होने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि हमारे जो इंटरेस्ट है उनको कंप्रोमाइज किया जा रहा है, उनको प्रॉपर जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ में जो सिंगलीज प्रिफर्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या हुए, ये ज्यादा इनको प्रेफर किया गया। ठीक है। दूसरा, नो पॉलिटिकल राइट्स फॉर श्रीलंकन तमिल्स। तो देखिए यहां पर हर जगह जो श्रीलंकन तमिल हैं, इंडियन वहां पे रहने वाले जो इंडियन तमिल हैं, जो कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन में काम करने के लिए लाए गए थे, बाद में वो किसी वजह से वहीं पर रहने लगे, वो इंडिया वापस नहीं आ पाए। तो वो लोग के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। तो इन्हें लगने लगा कि ये जो वहां पर सिंगलीज हैं वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इस तरीके से
1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, श्रीलंका में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके प्रोविजंस ने श्रीलंका में एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर मेजोरिटी जो कम्युनिटी होती है वो अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेती है और अपनी जो पॉलिसीज होती हैं, अपनी जो विल होती है, उसी को इम्पोज करती हैं फोर्सिबली, उसी को सबको मानना होता है। तो यहाँ पर मेजिटोरियन गवर्नमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। अब इस गवर्नमेंट जब ऐसा होता है तो जो माइनॉरिटी होती हैं तो उन्हें रहना उसी कंट्री में है, तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑटोनोमस रीजन की डिमांड करनी स्टार्ट कर देती है। जब कभी मेजोरिटी कम्युनिटी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, उनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करती है, तब माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो अपने लिए एक अलग ऑटोनोमस रीजन डिमांड करने लगती है, जहां पे वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सके और अपने तरीके से वो रह सकें, अब एक रेस्पेक्टफुल लाइफ वो जी सकें। तो श्रीलंका में भी ऐसा हुआ और वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसने तमिल ईलम की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। तमिल ईलम का मतलब होता है स्टेट। उन्होंने कहा कि हमें अपने लिए एक अलग स्टेट चाहिए। तो जो ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का और जो नॉर्दर्न पार्ट है, उस नॉर्दर्न पार्ट में एक एरिया को जहां पर तमिल मेजोरिटी में थे उसको तमिल ईलम मानकर उन्होंने उस तमिल ईलम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया कि हम वो तमिल ईलम लेंगे और तमिल ईलम हमको चाहिए। तो वहां पर देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी में एक टसल स्टार्ट हो गई और वो धीरे धीरे उनके अंदर जो डिस्ट्रस्ट था, दोनों कम्युनिटी के अंदर जो डिस्ट्रस्ट था, उस डिस्ट्रस्ट की वजह से जल्दी ही ये झगड़ा सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया और ये सिविल वॉर बहुत लंबे समय तक चला। इस सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए श्रीलंका ने बहुत डेवलपमेंट भी किया है, लेकिन जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ती हैं, जैसे श्रीलंका में जब दो कम्युनिटी आपस में लड़ी और उनके बीच में झगड़े होते रहे, सिविल वॉर में श्रीलंका फंसा रहा बहुत लंबे समय तक, तब श्रीलंका में जो भी डेवलपमेंट के काम किए गए वो डेवलपमेंट के काम के फ्रूट किसी को नहीं मिले, उसका बेनिफिट्स किसी को नहीं मिल पाया। क्योंकि सिविल वॉर में क्या होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन सिविल वॉर होने की वजह से जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो भी अपने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि सिविल वॉर की वजह से उन्हें भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हालांकि उनके पास राइट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वहां पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि पीस नहीं रहती कंट्री में और वो अपने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाते और सिविल वॉर की वजह से जो भी बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंट के वो किसी को नहीं मिलते। माइनॉरिटी को तो नहीं मिलते हैं, साथ में मेजोरिटी को भी नहीं मिलते और उसे भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया। सोशल टेंशन बेल्जियम में भी थी, वहां पर जो कंट्री में माइनॉरिटी है वो हमारी कैपिटल में माइनॉरिटी नहीं है, कैपिटल में वो मेजोरिटी में है, तो ये प्रॉब्लम वहां पर भी थी। लेकिन बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया, बेल्जियम ने बहुत जल्दी समझ लिया कि अगर हम हर कम्युनिटी को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो सिविल वॉर होगा, और सिविल वॉर होगा तो किसी को फायदा नहीं होगा और डेवलपमेंट जो होगा वो उससे किसी को फायदा नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल चुना जिसमें उन्होंने 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड थर्ड नंबर पर रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट बनी उसमें इक्वल नंबर्स के मिनिस्टर्स रखे गए, जर्मन भी और फ्रेंच भी। स्टेट अलग रखी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग रखी गई, वो उसके सबऑर्डिनेट नहीं थी। कुछ राइट्स उसको ट्रांसफर किए गए, सेंटर से कुछ राइट्स स्टेट को ट्रांसफर किए गए और उनको प्रॉपर अथॉरिटी दी गई कि वो अपने स्टेट्स के वेलफेयर के लिए उसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ बना सकते हैं। इसके साथ में एक जो सबसे थर्ड लेवल पर जो गवर्नमेंट बनाई गई वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी राइट्स दिए गए अपने कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। तो वहां पर
तो वहां पर क्या रहा है, इससे काफी पीस रही कंट्री में और कंट्री डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ती रही। जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की और वहां पर सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर में किसी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी ने अपने डेवलपमेंट के लिए जो किया उससे उनको प्रॉपर फायदा भी नहीं हो पाया और वो सब उनका सिविल वॉर में चला गया। सिविल वॉर की वजह से वो नुकसान हो गया उनको। और जबकि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाया, 3 टायर्स बनाए गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, और सबको अलग अलग राइट्स दिए और सब वहां पर सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। और जो ब्रसेल्स है वो इतना पीसफुल कंट्री रहा कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर वहां पर बनाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 कंट्री ने बिल्कुल अलग अलग मॉडल अपनाए। अब इसमें जो इन दोनों कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि जो बेल्जियम कंट्रीज है वो ज्यादा प्रोग्रेस किया उसने, वो यूरोपियन कंट्रीज है और उसने काफी प्रोग्रेस किया। यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर्स वहां पर बनाया, वहां पर उस कंट्रीज की प्रोग्रेस को देखते हुए। तो इस यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि अगर हम पावर शेयरिंग को ना अपनाएं तो कंट्री में सोशल टेंशन होती है, क्योंकि हर कंट्री में डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स पॉपुलेशन के लोग हैं, उनकी बिलीफ्स अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, प्रैक्टिसेस अलग हैं, और हम उनको अगर केवल एक मॉडल से उन पर रूल करने की कोशिश करेंगे तो वो रूल हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बेल्जियम की तरह पावर शेयरिंग के मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए और हर कम्युनिटी को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में राइट्स देने चाहिए कि वो अपने वेलफेयर के लिए आगे कर सकें, अपनी कम्युनिटी के प्रॉस्पेरिटी के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वो अच्छी लॉ बना सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में यहीं तक मैं रखता हूँ। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट कवर किया जाएगा।